Good morning, everyone. So here again, phrasal verb. This lecture is especially for competitive exam, especially for SSC, CGL, बैंक पीओ, इस तरह में जो क्वेश्चंस आते हैं phrasal verb बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. थोड़ा एक स्टोरी के थ्रू हम लोग इसको कवर करेंगे. बहुत सारी चीज़ें एक्चुअली I have made a blend of एक स्टोरी है फ्रांस की, फ्रेंच रेवोल्यूशन की. उस स्टोरी के थ्रू हम लोग कुछ फ्रेजल वर्ब्स को सीखेंगे, राइट. सो फ्रेजल वर्ब्स जो आपकी हैं, फर्स्ट अकाउंट फॉर, देन एक्ट ऑन, एंड देन थर्ड फ्रेजल वर्ब आपका आ रहा है दैट इज एडिंग अप. नंबर 4 इज एडवाइज्ड अगेंस्ट. नंबर 5 इज अबाइड बाय, एंड देन नेक्स्ट इज आंसर फॉर, नेक्स्ट इज backed away, and then backed up. So these are the phrasal verbs. स्टोरी क्या है? स्टोरी शुरू होती है फ्रेंच रेवोल्यूशन से. फ्रेंच रेवोल्यूशन 14 जुलाई 1789 को ब्रोक आउट हुई थी, है ना. ब्रोक आउट मतलब किसी कोई बीमारी, ये भी एक फ्रेजल वर्ब है. ब्रेक आउट. फ्रेजल वर्ब ऐसे वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस में एक वर्ब के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं. जैसे ब्रेकअप, ब्रेकअप भी एक फ्रेजल वर्ब होती है, यू नो वेरी वेल. सो ब्रेक आउट, दैट इज ब्रेक आउट मतलब कोई बीमारी आ जाना, कोई युद्ध हो जाना, वॉर हो जाना, रिवॉल्ट हो जाना, तो ब्रोक आउट. फ्रेंच रेवोल्यूशन इट वाज ब्रोकन आउट, राइट. तो फ्रेजल वर्ब में हम प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस तीनों में उसकी जो वर्ब है, जैसे कि वर्ब का यूजेज होते हैं उस हिसाब से हम फ्रेजल वर्ब भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एक वर्ड तो वर्ब ही होता है, ठीक है. सो फ्रेंच रेवोल्यूशन 14 जुलाई 1789 को इट वाज ब्रोकन आउट. कैसे, क्या स्टोरी कहाँ से शुरू होती है? देयर वाज अ किंग लुई 16th. लुई 16th एक किंग था. देयर वाज अ किंग लुई 16th, द किंग ऑफ फ्रांस. वो फ्रांस का किंग था, ठीक है. देन ही वाज नॉट अकाउंट फॉर द मनी इन हिज ट्रेजर. उसका जो ट्रेजर था, उसका जो खजाना था, उसमें वो अकाउंट फॉर नहीं था. अकाउंट फॉर फ्रेजल वर्ब आ रही है. अकाउंट फॉर का मतलब होता है एक्सप्लेन. वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था इस बात को कि उसका जो ट्रेजर है उसका पैसा कहाँ जा रहा है. एक्चुअली ही वाज सपोर्टिंग द इंडिपेंडेंस वॉर ऑफ 13 अमेरिकन कॉलोनीज एंड हिज वाइफ मैरी एंटोनेट. शी वाज वेरी एक्स्ट्रावेगेंट और उसका जो कोर्ट था, उसका जो रॉयल कोर्ट था, इट वाज आल्सो वेरी एक्स्ट्रावेगेंट. सो एक्स्ट्रावेगेंट मीन्स बहुत खर्चीला था, फिजूल खर्च. उसका जो कोर्ट में भी बहुत फिजूल खर्ची होती थी. बड़े बड़े फंक्शन वो लोग करते थे, उस फंक्शन में बड़ा सारा पैसा वो बहा देते थे. तो एक्स्ट्रावेगेंट इट मीन्स फिजूल खर्च करता था वो, ठीक है. तो ही वाज नॉट अकाउंट फॉर, राइट. वो अकाउंट फॉर नहीं था मतलब वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था इस बात को कि उसकी जो ट्रेजर है उसमें से मनी कहाँ जा रही है. बहुत सारे उसके रीजंस थे, बट हिज मैनेजमेंट वाज नॉट गुड. इट वाज वेरी बैड. वो ढंग से नहीं उसको और वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा था लुई 16th, ठीक. Thus he was not capable to run his empire so well. इसलिए वो अपना जो एम्पायर है वो अच्छी तरीके से नहीं चला पा रहा था. डेफिनेटली नहीं, कैसे चला पाएगा, नहीं चला पा रहा था. He decided to act on. Act on मतलब होता है take action. फ्रेजल वर्ब है act on. He decided to act on. यहाँ पर एक चीज और देखिएगा, decided to, ये to से जुड़ा हुआ है इसलिए यहाँ पर past tense, स्टोरी past tense में चल रही है. everything it is written over there, it is in past tense. तो आप यहाँ act on क्यों है? क्योंकि to से जुड़ा हुआ है, राइट. तो B1 आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा यहाँ पर. तो देन ही डिसाइडेड टू एक्ट ऑन द नीड टू इंक्रीज टैक्स व्हिच वाज पेड बाय द थर्ड एस्टेट. 3 एस्टेट वहां पर होते थे, फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट और थर्ड एस्टेट. सबसे जो गरीब लोग रहते थे वो थर्ड एस्टेट में. तो उसने क्या किया? एक्ट ऑन. उसने एक एक्शन लिया कि हम एक टैक्स बढ़ा देते हैं जो कि थर्ड एस्टेट वाले लोग देंगे. फिर क्या हुआ? But people of third estate did not believe that he was adding this idea up. Add up मतलब क्या होता है? Seem reasonable. कुछ अच्छा कारण दिखाई दे रहा है. Seem reasonable मतलब ये बात अच्छी तर्कपूर्ण लग रही है आपकी, ठीक है. तो उसका मतलब होता है एडिंग अप. लेकिन इन्हें लगा कि आइडिया ना, दिस आइडिया डिड नॉट, उन्हें लगा, विश्वास ही नहीं हुआ कि ये कुछ एड अप कर रहा है, ये रीजनेबल है. ये बिल्कुल रीजनेबल नहीं है ये आइडिया. दे हैव डिसाइडेड दिस आइडिया इज नॉट रीजनेबल, राइट. देन सो दे वर एडवाइज्ड अगेंस्ट द न्यू बर्डन ऑफ टैक्स. सो द पीपल ऑफ थर्ड एस्टेट दे वर एडवाइज्ड अगेंस्ट. एडवाइज्ड अगेंस्ट अगेन एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है रिकमेंड, नॉट टू डू. आपको ये रिकमेंड किया जाता है, एडवाइस दी जाती है कि ऐसा नहीं करना है,
राइट, एडवाइस अगेंस्ट। तो क्या किया, पीपल ऑफ थर्ड एस्टेट दे वर एडवाइज्ड अगेंस्ट द न्यू बर्डन ऑफ टैक्स। उनको ये रिकमेंड किया कि नया ये जो बर्डन आ रहा है ना टैक्स का, जरूरत ही नहीं है ये बर्डन लेने की। देन व्हाट डिड दे डू, उसके बाद क्या किया उन्होंने, राइट, देन दे एम्ड एट अ रिवॉल्ट। एम्ड एट मतलब किसी को टारगेट करना, जैसे बंदूक उसने पुलिस ने चोर के सर पर बंदूक तान दी, तो एम्ड एट, दे एम्ड देयर पिस्टल एट द थीफ। एम्ड एट मतलब किसी को टारगेट करना। यहाँ पर टारगेट कैसे आ रहा है, दे एम्ड एट द रिवोल्ट, वो रिवोल्ट को टारगेट करे, मतलब वो रिवोल्ट करना उन्होंने रिवोल्ट करना शुरू कर दिया, राइट। देन यस, द this is they denied to abide by the monarchy, they denied, वो जो थर्ड एस्टेट के लोग थे, they denied मतलब किसी चीज से मना कर देना, तो उन्होंने मना कर दिया, इनकार कर दिया किस चीज से, they denied to abide by the monarchy। abide by मतलब होता है रूल्स के अकॉर्डिंग चलना, abide by मतलब ओबे, किसी रूल्स और रेगुलेशंस को ओबे करना। तो जो मोनार्की जो किंग था ना, उसने बोला कि नहीं नया टैक्स हमें करना है, लुई 16 ऐसे जिद कर रहा था कि नया टैक्स भरना पड़ेगा थर्ड एस्टेट के लोगों को, तो उन्होंने मना कर दिया, अबाइड बाय द मोनार्की, मोनार्की के रूल को ओबे करने के लिए उन्होंने साफ इनकार कर दिया, दे डिनाइड, मना कर दिया उन्होंने, राइट। देन व्हाट हैपेंड, दे बिलीव्ड दैट अ मोनार्क हैव टू आंसर फॉर हिज सब्जेक्ट्स। उनका ऐसा विश्वास था कि एक जो राजा है ना, मोनार्क मतलब किंग, कि एक जो राजा है, जो किंग है, हैव टू आंसर फॉर हिज सब्जेक्ट्स। उनका विश्वास था कि एक राजा को अपने सब्जेक्ट्स मतलब प्रजा, सब्जेक्ट एक विषय भी होता है, सब्जेक्ट मतलब जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इंग्लिश है, साइकोलॉजी है, साइंस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। और सब्जेक्ट्स जब हम लिखते हैं एस लगा के, तो उसका मतलब प्रजा भी होता है, राइट। सो हैव टू आंसर फॉर हिज सब्जेक्ट्स। एक मोनार्क को आंसर फॉर होना चाहिए, मतलब बी हैड रिस्पॉन्सिबल, एक मोनार्क को अपने प्रजा के लिए रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, राइट। एंड दैट लुई 16 बैक द वे, राइट। सो लुई 16 जो था मूव्ड बैकवर्ड, वो पीछे हट गया। रिवॉल्ट जब हुआ, ऑल्दो ही ट्राइड अ लॉट कि वो जो रिवॉल्ट है उसे सप्रेस कर दिया जाए, दबा दिया जाए रिवॉल्ट को, बट जो उसके जो लीडर्स थे, थर्ड एस्टेट के जो लीडर्स थे, दे हैव डिसाइडेड दैट हम लोग थर्ड एस्टेट के पुअर पीपल जो हैं, एक्चुअली बहुत बर्डन भी था उनके ऊपर टैक्स का, तो उन्होंने बोला कि हम कोई टैक्स नहीं देने वाले हैं, और वो सारे उनका रिवॉल्ट चलता रहा। तो लुई 16 बैक द वे, लुई 16 जो है वो पीछे हट गया। ऑल्दो द एरिस्टोक्रेसी मतलब लुई 16 मोनार्की जो किंग को सपोर्ट करते हैं ना, जो अमीर वाली क्लास होती है, दैट इज एरिस्टोक्रेसी। सो ऑल्दो द एरिस्टोक्रेसी बैकअप एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब क्या होता है, बैकअप, गिव सपोर्ट। आपने बोलचाल की भाषा में सुना भी होगा बैकअप, आपका बैकअप क्या है, बैकअप प्लान क्या है, मतलब ये जो दूसरा सपोर्ट वाला प्लान क्या है, तो बैक हिम अप। फ्रेजल वर्ब में बीच में आप फ्रेजल वर्ब को जरूरी नहीं कि एक साथ आप बोला जाए, बीच में आप कोई भी वर्ड डाल भी सकते हैं। तो दैट इज ऑल्दो द एरिस्टोक्रेसी बैक्ड हिम अप, एरिस्टोक्रेसी जो थी वो उसे लुई 16 को सपोर्ट कर रही थी, किंग को, ऑल्दो हालांकि, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, बट he had to give permission for constitutional monarchy in France in 1791। जो लुई 16 था उसको परमिशन देनी ही पड़ी कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होगी फ्रांस में। तो दैट वाज द थिंग, एक्चुअली उसको परमिशन इसलिए देनी पड़ी क्योंकि थर्ड एस्टेट के जो लोग थे जो मना कर रहे थे कि नहीं हम नहीं देंगे, टैक्स नहीं देंगे, बहुत सारे उनमें फेमस लीडर्स थे, मिराबू है, अबेसियस है, वो एक जगह जाके टेनिस कोर्ट है वहाँ पास में एक टेनिस कोर्ट था, पहले तो किंग से बात की, किंग ने डिनाई कर दिया, टेनिस कोर्ट में जाके इकट्ठे हो गए और उन्होंने एक ओथ लिया कि हम जब तक डिस्पर्स नहीं होंगे, हम जब तक यहाँ से नहीं हटेंगे, जब तक हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना लेंगे। तो दैट वाज द थिंग। अच्छा, ये कॉन्स्टिट्यूशन वाली जो बात है, फ्रांस में टेनिस कोर्ट में जब ये इकट्ठे हो गए थे और दे हैड टेकन ओथ कि हम तब तक डिस्पर्स नहीं होंगे जब तक हम कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना लेंगे। द सेम थिंग हमारे जो चाचा नेहरू हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, उन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात कही है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के जो फ्रेंच पीपल के जो लीडर्स थे, they were so inspired, motivated कि हमें अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाना ही है। तो when we were making our constitution, तब
हम लोगों ने भी ये ओथ ली थी कि हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाकर ही सांस लेंगे, मतलब सारे एफर्ट्स बिना थके कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के एफर्ट्स करते रहेंगे। तो दैट थीम वाज टेकन फ्रॉम फ्रेंच रेवोल्यूशन, राइट। आज कौन कौन सी फ्रेजल वर्ब देखी है? अकाउंट फॉर मतलब एक्सप्लेन, एक्ट ऑन, टेक एक्शन, देन हियर इट इज एडिंग अप मतलब सीम रीजनेबल, advised against it means recommend not to do, abide by means obey, then answer for means be held responsible, back up means give support, and back away means move backward. So these are the phrasal verbs. कहानी याद रखिए और कहानी के थ्रू क्या एक्शन था, उस एक्शन से ये phrasal verbs याद रखिए। So this is I suppose this would be an easy way to understand, to keep the phrasal verb in your mind. use करिए, जब तक use नहीं करेंगे तब तक phrasal verbs नहीं सीख पाएंगे। इसमें से कोई भी phrasal verb किसी भी तरह के सेंटेंस में आ जाएगी और उसका आंसर, 4 ऑप्शन आपके पास में दिए होंगे, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन होगा। तो यू मस्ट अंडरस्टैंड द थिंग कि किस तरीके से इस phrasal verb का मतलब क्या निकलेगा और किस सिचुएशन में हम उसे कैसे बात कर सकते हैं इस फ्रेजल वर्ब से। सो आज के लिए इतनी फ्रेजल वर्ब्स काफी है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वोकैबुलरी से इडियम्स या फ्रेजल वर्ब्स इस तरह की चीजें देखेंगे। अगर आपको कुछ और एडप्ट करवाना है, इसमें एड ऑन करवाना है, नॉट एडप्ट इज नॉट द एप्रोप्रिएट वर्ड फॉर दिस, कुछ और एड ऑन करवाना है तो you can just write down in the comment section, right? And सब्सक्राइब करिए चैनल को, लाइक करिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।